गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा टॉपिक 5th यूनिट का जो हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि हिडन लाइन और सरफेसेस को रिमूव करने का हमारा सेकंड एल्गोरिदम है, वो है डेप्थ बफर मेथड या यू के डेप्थ बफर एल्गोरिदम। इसको हम जेड बफर मेथड भी कहते हैं। बेसिकली कल जो हमने एल्गोरिदम पढ़ा था, आपको अगर याद होगा तो कल हमने जो एल्गोरिदम पढ़ा था वो उसमें हम किसी एक ऑब्जेक्ट में हिडन सरफेसेस या हिडन लाइन को फाइंड आउट करते थे किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक सरफेस है, एक ट्रायंगुलर सरफेस है, ठीक है। उस ट्रायंगल यू क्या क्यूबॉइड था हमारे पास। अगर हम क्यूबॉइड के उन हिडन सरफेसेस को फाइंड आउट करना चाहें जो कि हमारे 2D प्रोजेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, तो हमने कल एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा जिसमें व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स और नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करके और व्यूइंग वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के बीच के एंगल को यूज करके हम ये आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कौन सा सरफेस विजिबल होगा और कौन सा सरफेस विजिबल नहीं होगा। जैसे कि जो हमारे आंखों के सामने वाला जो सरफेस था, उस सरफेस और हमारी व्यूइंग वेक्टर के बीच के जो एंगल बनता था वो एंगल 180 का होता था, या फिर यू कहें वो एंगल 90 से 180 के बीच का होता था। इसलिए वो सरफेस हमें विजिबल होते थे। और वो सारे सरफेस जिसमें व्यूइंग वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 90 के बीच में होता था, वो सरफेस हमें विजिबल नहीं होते थे, या यू कहे वो सरफेसेस हिडन सरफेसेस होते थे। तो कल जो हमने एल्गोरिथम पढ़ा था, उस एल्गोरिथम में हम किसी एक ऑब्जेक्ट में किसी एक ऑब्जेक्ट में हिडन सरफेसेस को फाइंड आउट करते थे, ठीक है। तो और आज जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो है डेप्थ बफर मेथड। क्योंकि जो ड्रॉबैक्स थी कल वाले एल्गोरिथम की, बैक फेस एलिमिनेशन मेथड जो कल हमने पढ़ा, उसकी जो ड्रॉबैक्स थी उस ड्रॉबैक को हम रिमूव करते हैं डेप्थ बफर में। जैसे सपोज करिए हमने 3 मोबाइल एक साथ ले लिए। कल हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें सिर्फ हमने एक मोबाइल लिया था, और उस एक मोबाइल में हम ये आइडेंटिफाई कर रहे थे कि अगर हमने मोबाइल को 3D स्पेस में किसी सर्टेन एंगल पे अगर रखा हुआ है, तो उस मोबाइल का कौन कौन सा सरफेस हमें विजिबल होगा और कौन कौन सा सरफेस विजिबल नहीं होगा। जैसे सपोज करिए मैं अपने मोबाइल को 3D स्पेस में, ठीक है, किसी सर्टेन एंगल पे, सपोज करिए एक्स एक्सिस से किसी थीटा एंगल पे, वाई एक्सिस से किसी अल्फा एंगल पे और जेड एक्सिस से किसी बीटा एंगल पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं किसी मोबाइल को रखता हूँ, किसी एक सिंगल मोबाइल को रखता हूँ, तो उस मोबाइल के कुछ खास सरफेस, कुछ स्पेसिफिक सरफेसेस ही हमें विजिबल होंगे और रिमेनिंग सरफेसेस होंगे वो हिडन होंगे, ठीक है। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें हम किसी एक मोबाइल की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 3 मोबाइल है और हमने तीनों मोबाइलों को एक दूसरे के आगे पीछे रखा हुआ है। अब हम ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि उनमें से किस किस मोबाइल का कौन कौन सा सरफेस और कितना सरफेस हमें विजिबल होगा। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देखें, मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए ये वाला फिगर, इस फिगर में देखिए आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाया गया है, एक्स वी, वाई वी और जेड वी, जो कि विंग कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जहां पे हम जो है एक्स कॉमा वाई वाले पॉइंट पे बैठे हैं, यानी जो व्यूअर है, यानी जो कैमरा है, जो आई है, वो एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस है। देखिए S1 सरफेस है, S2 सरफेस है, S3 सरफेस है। लेकिन यहाँ कहने मतलब क्या, हमारे पास मोर देन वन सरफेस है, हमारे पास मोर देन वन सरफेस है, ठीक है। कल जो हमने बात किया था उसमें क्या था, हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट था। उस सिंगल ऑब्जेक्ट में हम भी आइडेंटिफाई कर रहे थे उस सिंगल ऑब्जेक्ट के कौन कौन से सरफेस विजुअल होंगे, कौन कौन से सरफेस विजुअल नहीं होंगे। लेकिन आज हम मोर देन वन सरफेसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर डिफरेंट डिफरेंट सरफेस, एक S1 सरफेस है जो किसी स्पेसिफिक डेप्थ Z पे है, Z1 पे है। S2 सरफेस है जो किसी स्पेसिफिक डेप्थ Z2 पे है, और S3 सरफेस है जो किसी स्पेसिफिक डेप्थ Z3 पे है, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों सरफेसों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखूं, इस तरह से रखूं कि S1 सरफेस जो है S2 सरफेस के कुछ पोर्शन को ढक लेता है, ठीक है। तो जब S1 सरफेस S2 सरफेस के कुछ पोर्शन को ढक लेगा तो S2 का सिर्फ कुछ पोर्शन ही दिखेगा और कुछ पोर्शन जो है S1 के द्वारा हाइड कर लिया जाएगा। ऐसे ही S2 सरफेस का जो पोर्शन विजिबल है, उस विजिबल पोर्शन
से S3 के कुछ पोर्शन जो है वो हाइड कर दिए जा रहे हैं, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है S3 के वो रिमेनिंग पोर्शन विजिबल होंगे। तो कहने का मतलब ये है S1 कंप्लीटली विजिबल है, यहाँ पे S2 पार्शियली विजिबल है और S3 पार्शियली विजिबल है। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर हमने S1 सरफेस, S2 सरफेस, S3 सरफेस को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रख दिया है, तो आफ्टर प्रोजेक्शन जब उसको हम प्रोजेक्शन प्लेन पे प्लॉट करेंगे तो इन तीनों सरफेस का कितना कितना पोर्शन हमें विजिबल होगा। ठीक है, इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आज हम एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं उसको डेप्थ बफर मेथड बोलते हैं या फिर जेड बफर मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम में बेसिकली हम दो तरह के बफर यूज करते हैं। एक होता है हमारा जेड बफर और एक होता है हमारा रिफ्रेश बफर, जिसको हम इमेज बफर ही बोलते हैं। तो अगर डेप्थ बफर एल्गोरिथम की बात करें तो देखिए क्या रहा है, यूज ऑफ डेप्थ बफर इज अ कॉमन इमेज स्पेस अप्रोच। कल हमने जो पढ़ा था वो ऑब्जेक्ट स्पेस अप्रोच था, ठीक। आज हम इमेज स्पेस अप्रोच पढ़ रहे हैं। आर कॉल्ड जेड बफर मेथड सिंस डेप्थ बफर यूजुअली मेजर्ड अलोंग जेड एक्सिस। यानी हम किसी भी सरफेस की डेप्थ को अगर मेजर करेंगे तो वो जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही मेजर करेंगे कि वो सरफेस जो है जेड एक्सिस पे किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और उसकी डिस्टेंस को हम जेड बफर में स्टोर्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे, और वो वैल्यू बड़ी या छोटी होगी उसके बिहाफ पे हम डेप्थ बफर की जो वैल्यू है उससे जेड की वैल्यू को रिप्लेस करके हम फाइनली ये फाइंड आउट कर लेंगे कि उन डिफरेंट सरफेसेस जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं उनमें से कौन सा सरफेस का कितना पोर्शन विजिबल होगा और कितना पोर्शन हिडन होगा। इसको समझने के लिए देखिए मैंने यहाँ एक फिगर प्लॉट किया हुआ है, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी समझने में। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, विंग कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड का, जिसमें जेड को मैंने जेड प्लस और जेड माइनस मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट किया हुआ है। और नेगेटिव जेड एक्सिस के ऊपर देखिए मैंने 3 सरफेस लिए हुए हैं, हमने 3 सरफेस लिए हुए हैं। पहला सरफेस ब्लैक कलर से है, कुछ ट्रायंगुलर शेप का, जिसको मैंने 1 नंबर दिया है। दूसरा सरफेस रेक्टेंगुलर शेप का है जो कि रेड कलर में है, उसको मैंने 2 नंबर दिया हुआ है। तीसरा सरफेस जो ट्रायंगुलर शेप का है जो कि मैंने ग्रीन कलर दिया हुआ है, इसका नंबर 3 है। अगर इन तीनों सरफेस को हम ध्यान से देखें बेटा, तो इन तीनों सरफेस में अगर देखें हम पहला और दूसरे सरफेस की बात करें तो पहला वाला सरफेस सबसे आगे है, उसके बाद दूसरा वाला सरफेस रखा हुआ है, उसका तीसरा वाला सरफेस रखा हुआ है। यानी व्यूअर के सबसे करीब कौन सा पहला वाला सरफेस है, उसके बाद दूसरा सरफेस, उसके बाद तीसरा सरफेस। जो पहला वाला सरफेस है वो दूसरे वाले सरफेस के इतने पोर्शन को ओवरलैप कर रहा है। देखिए पहला वाला सरफेस जो है दूसरे वाले सरफेस के ये इतने पोर्शन को ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये इतना पोर्शन ओवरलैप कर रहा है पहला वाला सरफेस दूसरे वाले सरफेस की। यानी पहले वाला सरफेस तो पूरा दिखेगा ट्रायंगुलर शेप, लेकिन दूसरा वाला सरफेस का कितना पोर्शन दिखेगा, ये जो मैंने रेड कलर से कट किया हुआ है इसके अलावा जो पोर्शन रहेगा हमारे सेकंड वाले सरफेस का वो विजिबल होगा। ऐसे ही सेकंड वाला सरफेस थर्ड वाले सरफेस के इतने पोर्शन को कवर कर रहा है। देखिए ये जो मैं कलर कर दे रहा हूँ ये इतना पोर्शन जो है हिडन हो जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, विजिबल होगा। तो कहने का मतलब हमने मोर देन 1 सरफेसेस को एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैप करके रखा हुआ है तो उस ओवरलैपिंग की वजह से कुछ सरफेसेस के कुछ पोर्शन जो है वो हाइड हो जा रहे हैं, और कुछ सरफेसेस के कुछ स्पेसिफिक पोर्शन जो है विजिबल है। तो हमें जेड बफर या फिर यू कैन डेप्थ बफर एल्गोरिथम को फॉलो करके हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा किस सरफेस का कौन कौन सा पोर्शन विजिबल होगा। तो यहां देखिए कह रहा है दिस अप्रोच कंपेयर्स सरफेस डेप्थ एट ईच पिक्सल पोजीशन ऑन द प्रोजेक्शन प्लेन। जैसे कि सपोज करिए अगर मैं यहाँ एक प्रोजेक्शन प्लेन ड्रॉ करूं, अगर ऐसे मैंने मान लीजिए एक प्रोजेक्शन प्लेन ड्रॉ किया, ये प्रोजेक्शन प्लेन क्या है, आपकी स्क्रीन है, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, और इस कंप्यूटर की स्क्रीन में क्या होंगे, कई सारे पिक्सल होंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, ठीक है, ऐसे वर्टिकल लाइंस होंगी, ठीक है, कई सारे पिक्सल बनेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये जो हर एक पिक्सल बन रहा है, इन्हीं पिक्सल्स पे ये सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3 इस तरह से प्लॉट होंगे कि जो ओवरलैप्ड पोर्शन है वो इस पिक्सल पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और जो नॉन ओवरलैप्ड पोर्शन है
वही हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के डिस्प्ले पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे उन 3 सरफेसेस में से किस किस सरफेस का कौन सा पोर्शन विजिबल होगा, इसके लिए हम 2 बफर यूज करते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए हमने देखिए 2 बफर यूज किया हुआ है। एक दिख रहा होगा आपको यहाँ जेड बफर और एक दिख रहा होगा आपको इमेज बफर। इमेज बफर का काम क्या होता है, ये इंटेंसिटी को स्टोर करता है कि उस स्पेसिफिक पिक्सल पे क्या कलर आएगा, ठीक है। और जो जेड बफर है, जेड बफर ये डिटेल अपने पास रखता है कि हमारे उस स्पेसिफिक पिक्सल पोजीशन पे, उस स्पेसिफिक पिक्सल पोजीशन पे जेड की वैल्यू क्या है। यानी अगर 3 सरफेस आपने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखे हुए हैं, तो पहले वाले सरफेस की जेड वैल्यू क्या है, दूसरे वाले सरफेस की जेड वैल्यू क्या है, और तीसरे वाले सरफेस की जेड वैल्यू क्या है। जिस सरफेस की जेड वैल्यू सबसे कम होगी, उसी सरफेस की जेड वैल्यू को हम जेड बफर में स्टोर करेंगे, और जिस सरफेस की जेड वैल्यू जेड बफर में स्टोर होगी, उसी सरफेस की जेड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसके पिक्सल की इंटेंसिटी हमारे इमेज बफर में स्टोर होगी। दिस वन, इस इमेज बफर में स्टोर होगी। तो कहने का मतलब है, आप अपने मोबाइल को, एक मोबाइल को हॉरिजॉन्टली रखिए और एक मोबाइल को वर्टिकली रखिए, और दोनों को इस तरह से रखिए कि पहले वाला मोबाइल दूसरे वाले मोबाइल, यानी पहले वाला मोबाइल आपने पोर्ट्रेट फॉर्म में रखा है और दूसरे वाले मोबाइल को आपने लैंडस्केप फॉर्म में रखा हुआ है। तो जो पोर्ट्रेट वाला मोबाइल पहले रखा है आपने, उसके पीछे लैंडस्केप करके मोबाइल को रख दिया है, तो पहला वाला मोबाइल पीछे वाले मोबाइल के आधे पोर्शन को ढक लेगा। तो सपोज करिए इनिशियली हमने जेड बफर में इनफाइनाइट वैल्यू स्टोर की है। जेड बफर में जितने भी ब्लॉक्स होंगे, हर एक ब्लॉक हमारे कंप्यूटर के हर एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करेगा। तो सपोज करिए जेड बफर में हमने सभी ब्लॉक्स में, जेड बफर जो मेमोरी ब्लॉक है, सभी ब्लॉक्स में हमने इनफाइनाइट स्टोर कर दिया, ठीक है। तो जो पहला वाला मोबाइल है, सपोज करिए उसकी जो डिस्टेंस है जेड एक्सिस पे, वो मान लीजिए 4 डिस्टेंस पर रखा है, जेड इक्वल टू 4 है, और दूसरा मोबाइल जो है वो जेड एक्सिस पे जेड इक्वल टू 6 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो जब हम पहले वाले सरफेस के पिक्सल्स की पहले वाले सरफेस के जेड बफर की वैल्यू, जो डिस्टेंस है जेड की, वो डिस्टेंस जो है जेड बफर में अगर स्टोर कराएंगे, तो जो आपका पहला वाला मोबाइल है वो वर्टिकली रखा हुआ है, ठीक है, यानी पोर्ट्रेट फॉर्म में रखा हुआ है। तो जब पोर्ट्रेट फॉर्म में रखा हुआ है, तो पहले वाले मोबाइल के जितने भी जेड डेप्थ की वैल्यू होगी, वो सारी की सारी वैल्यू हमारे जेड बफर में आगे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब जो दूसरा वाला मोबाइल है, जो पहले वाले मोबाइल के पीछे है, दूसरा मोबाइल का देखिए आधा पोर्शन हिडन है, तो जो रिमेनिंग आधा पोर्शन बचा, उस रिमेनिंग हाफ पोर्शन के लिए जेड बफर में वैल्यू अभी भी इनफाइनाइट पड़ी हुई है, क्योंकि हमने पहले वाले मोबाइल की वैल्यू को ही रिप्लेस किया है इनफाइनाइट से। पहले जेड बफर में सब में इनफाइनाइट पड़ा था, और पहले वाले मोबाइल में जेड डेप्थ की वैल्यू तो जेड इक्वल टू 4 थी। तो पहले वाले मोबाइल को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए, यानी पहले वाला मोबाइल जब डिस्प्ले होगा हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जिस पोर्शन पे डिस्प्ले होगा, उस पोर्शन की जेड बफर की वैल्यू हमने इनफाइनाइट की बजाय क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अभी भी हमारे जेड बफर में कुछ ब्लॉक्स में अभी भी इनफाइनाइट पड़ा होगा, ठीक है। तो अब जो पीछे वाला मोबाइल है, उस पीछे वाले मोबाइल की डेप्थ कितनी है, 6। अब हम कंपेयर करेंगे पीछे वाला मोबाइल हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे किस पोजीशन पे आगे रिफ्लेक्ट होगा, उस स्पेसिफिक पोजीशन के पिक्सल की जो जेड बफर की वैल्यू होगी, उससे हम कंपेयर करेंगे कि वहां पे इनफाइनाइट पड़ा हुआ है, और ये जो सेकंड वाला मोबाइल है ये रिफ्लेक्ट होगा इस स्पेसिफिक पिक्सल पोजीशन पे। तो वहां की जेड बफर की जो वैल्यू है, वो इस मोबाइल की जेड डेप्थ की वैल्यू से बड़ी है छोटी है। तो सेकंड वाले मोबाइल की जेड डेप्थ की वैल्यू वो 6 है, और वैल्यू वहां पड़ी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट क्या 6 से बड़ा है, तो उस स्पेसिफिक पोजीशंस के पिक्सल को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, इनफाइनाइट की जगह 6 कर देंगे। तो अब जेड बफर में सपोज करिए आपके 100 ब्लॉक्स हैं, उसमें से आपने 40 ब्लॉक्स को 4 से रिप्लेस कर दिया, यानी फर्स्ट वाले मोबाइल के जेड डेप्थ से रिप्लेस कर दिया, और 20 पिक्सल को आपने 6 से रिप्लेस कर दिया, जो कि सेकंड वाले मोबाइल का कुछ पोर्शन जो कि विजिबल था, ठीक है। तो ऐसे देखिए जो आपका जेड बफर है, उस जेड बफर में 3 तरह की वैल्यू आ गई, 4 आ गई, 6 आ गई और इनफाइनाइट आ गई, ठीक है। तो 4 और 6 से मिल करके आप देखिए एक टी शेप का ऑब्जेक्ट बनेगा।
पहला वाला मोबाइल हमारा पोर्ट्राइट फॉर्म में, दूसरा वाला मोबाइल हमारा लैंडस्केप फॉर्म में है। तो कैसे एक टी शेप बनेगा दोनों मोबाइल की ज्वाइंट पोर्शन से। तो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो 2 डायमेंशनल रिफ्लेक्टेड इमेज बन के आएगी वो 2 डायमेंशनल फॉर्म में बन के आएगी, सॉरी वो टी फॉर्म में बन के आएगी। इसका मतलब पहले दूसरे वाले मोबाइल का जो हाफ पोर्शन था वो हाफ पोर्शन पहले वाले मोबाइल से ओवरलैप कर दिया गया, यानी यू कहें हाइड कर दिया गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस हिडन पोर्शन को क्लिप कर देना है, यानी हटा देना। तो हमने क्लिप कुछ इस तरह से किया कि सेकंड वाले मोबाइल के कुछ स्पेसिफिक पोर्शन के जेड डेप्थ की वैल्यू को हमने स्टोर नहीं किया है, उस जेड डेप्थ 6 वाली वैल्यू को हमने जेड डेप्थ 4 से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है दिस मेथड रिक्वायर्स 2 बफर, वन इज इमेज बफर जिसको हम इंटेंसिटी बफर भी कहते हैं, रिफ्रेश बफर भी कहते हैं, एंड द अदर इज कॉल्ड द जेड बफर और द डेप्थ बफर। ईच ऑफ दीज बफर हैज द सेम रेजोल्यूशन एज द इमेज टू बी कैप्चर्ड। जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है S1, S2, S3 3 सरफेसेस हैं, इन तीनों सरफेस की अपनी एक स्पेसिफिक डेप्थ है। अब हमारे जो जेड बफर दिख रहा है, जेड बफर में सारे ब्लॉक्स में, सारे मेमोरी ब्लॉक्स में इनफाइनाइट रखा हुआ है। तो जब हम इस S1 सरफेस का प्रोजेक्शन लेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या प्रोजेक्शन स्क्रीन पे, तो उसका प्रोजेक्शन जिस जगह आएगा उस प्रोजेक्शन वाले पोजीशन के पिक्सल की जेड बफर वैल्यू को ही हम S1 की डेप्थ से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और जब S2 का प्रोजेक्शन लेंगे, तो जब S2 का प्रोजेक्शन लेंगे तो आप थोड़ा फील करिए, बीच में S1 जो है एक ऑप्शन, तो जैसा आपने यहाँ फिगर में देख रहे होंगे जो सरफेस 1 है, सरफेस 2 और सरफेस 3, सरफेस 1 ने सरफेस 2 को कुछ ओवरलैप कर रखा है, सरफेस 2 ने सरफेस 3 को कुछ ओवरलैप कर रखा है। जो ओवरलैप्ड पोर्शन है वो ओवरलैप्ड पोर्शन हमारा विजिबल नहीं होगा, वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सरफेस 3 का कौन सा पोर्शन हाइड होगा? तो सरफेस 2 का जब हम प्रोजेक्शन लेंगे और वो स्क्रीन पे जिस पोर्शन पे आके प्रोजेक्टेड होगा, ठीक है, उस स्पेसिफिक पिक्सल्स की जो जेड बफर वैल्यू है, उस जेड बफर वैल्यू में इनफाइनाइट की जगह हम सरफेस 2 के पिक्सल्स को हम पुट कर देंगे। और जब सरफेस 3 का हम प्रोजेक्शन लेंगे, तो फील करिए जब सरफेस 3 का प्रोजेक्शन लेंगे तो सरफेस 3 का एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है सरफेस 2 से क्लिप हो जा रहा है, यानी कट जा रहा है, यानी हाइड हो जा रहा है। तो सरफेस 3 का कुछ खास पोर्शन ही जो है हमारे स्क्रीन पे पहुंचेगा प्रोजेक्शन के लिए, और कंप्यूटर की स्क्रीन के जिस पोर्शन पे, जिस पिक्सल पे सरफेस 3 का कुछ स्पेसिफिक पोर्शन जो पहुंच रहा है प्रोजेक्शन के लिए, सिर्फ उस स्पेसिफिक पोर्शन की जेड वैल्यू जो है, जेड डेप्थ की जो वैल्यू है, उस वैल्यू को ही हम क्या करेंगे, जेड बफर में स्टोर करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू को स्किप कर देंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारी जेड बफर की वैल्यू आएगी, जेड बफर में 4 तरह की वैल्यू होगी, कुछ जगह इनफाइनाइट लिखा होगा, कुछ जगह सरफेस 1 की डेप्थ को लिखेंगे, कुछ जगह सरफेस 2 की डेप्थ को लिखेंगे, कुछ जगह सरफेस 3 की डेप्थ को लिखेंगे। तो इस सरफेस 1, 2 और 3 की डेप्थ की वैल्यू जब हमने जेड बफर में लिखी, तो ओवरऑल हमें सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3 जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए एक दूसरे के आगे पीछे रखे हैं, इसका जब प्रोजेक्शन लेंगे तो एक डिफरेंट इमेज दिखेगी। जैसा कि आप 1, 2 और 3 को एक साथ ओवरलैप करके आप देखिए तो आपको एक डिफरेंट शेप दिखेगा, यानी आपने एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के पीछे आपने एक रेक्टेंगल रखा है और रेक्टेंगल के पीछे आपने ट्रायंगल रखा है, और इस तरह से रखा है कि तीनों सरफेस जो है एक दूसरे के कुछ पोर्शंस को ही ओवरलैप कर रहे हैं। तो आफ्टर प्रोजेक्शन एक नई इमेज बन के आएगी, उसी इमेज को हम फाइंड आउट करने के लिए जेड बफर मेथड यूज करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमारे आपको इस फिगर में यहाँ दिख रहा होगा, इस फिगर में देखिए आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल रखा हुआ है, ठीक है। इस ट्रायंगल के किसी स्पेसिफिक पॉइंट का जब हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं, इसका डेप्थ निकालना है, तो इसकी डेप्थ की वैल्यू जो है जेड बफर में हमने स्टोर किया। तो जेड बफर में जब स्टोर कर रहे हैं, तो ये बेसिकली जब हम इस ट्रायंगल का प्रोजेक्शन लेंगे, तो इस ट्रायंगल के या ये स्पेसिफिक पॉइंट हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के किस पोजीशन पे आएगा आफ्टर प्रोजेक्शन, उसी पॉइंट पे
उसी पॉइंट की इनफाइनाइट वैल्यू से हम इस पॉइंट की जेड वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। सपोज करिए ट्रायंगल का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की जेड वैल्यू जेड इक्वल टू 6 है, और जेड बफर में ये जिस पॉइंट पे आएगा उस पॉइंट पे पहले हमने इनिशियली इनफाइनाइट स्टोर कर रखा था, तो अब इनफाइनाइट की जगह यहाँ क्या स्टोर कर देंगे, 6 स्टोर कर देंगे। जब हर पॉइंट के प्रोजेक्शन लेंगे तो हर पॉइंट जेड बफर में किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आके एग्जिस्ट करेगा, तो उस स्पेसिफिक पॉइंट पे ही हम इनफाइनाइट की जगह क्या कर देंगे, उस जेड की वैल्यू को स्टोर कर देंगे। तो जेड बफर में लास्ट में हमारे पास क्या होगा, दो तरह की वैल्यू आपको मिलेंगी, एक इनफाइनाइट मिलेगी और वो जेड की वैल्यू मिलेगी, यानी सरफेस की डेप्थ वैल्यू मिलेगी। तो जहां जहां उस सरफेस की डेप्थ वैल्यू मिलेगी, उसी पोजीशन की इंटेंसिटी भी क्या करेंगे, इस इमेज बफर में स्टोर कर लेंगे। तो हमारे पास अगर सपोज करिए 100 क्रॉस 100 का एक एरे स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने सारे पिक्सल की इंटेंसिटी स्टोर कर रखी है, ठीक है, और इंटेंसिटी सिर्फ उस जगह ही स्टोर कर रखी है जहां पे जेड बफर की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है। जहां पे जेड बफर की वैल्यू इनफाइनाइट, वहां तो ब्लैक कर रखा है हमने, बाय डिफॉल्ट उसकी इंटेंसिटी क्या रखी है, ब्लैक कर रखी है। जहां पे जेड बफर या डेप्थ बफर की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, कुछ सर्टेन वैल्यू है जेड की, या 2 हो या 4 हो या 6 हो, उस स्पेसिफिक पोजीशन की इंटेंसिटी हमने सेट कर रखी है। वो इंटेंसिटी में भी रेड हो सकती है, वो इंटेंसिटी में भी ग्रीन हो सकती है, और वो इंटेंसिटी में भी ब्लैक हो सकती है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। तो जो ब्लैक वाली इंटेंसिटी जहां पे एग्जिस्ट करेगी, वहां पे ब्लैक वाले पिक्सल जनरेट होंगे। सेकंड वाले सरफेस की इंटेंसिटी यानी रेड इंटेंसिटी जिस पिक्सल पे आएगी, वहां पे रेड कलर जनरेट होगा। ये थर्ड वाला सरफेस की पिक्सल इंटेंसिटी ग्रीन जहां पे ओवरलैप करेगी, वहां पे आपको ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको 3 तरह के कलर दिखेंगे, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, और इन 3 कलर के मिलने से जो आपको ओवरऑल 2 डायमेंशनल शेप दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा कि आपने एक ट्रायंगल के पीछे एक रेक्टेंगल रख रखा है, रेक्टेंगल के पीछे एक ट्रायंगल रखा है, जो तीनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए उसकी कुछ पोर्शंस को हाइड कर रहे हैं। तो इस जेड डेप्थ बफर से देखिए हमने इन तीनों सरफेसेस की डेप्थ को यूज करके हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि किस सरफेस का कौन सा पोर्शन हिडन होगा। इसीलिए इस मेथड को हम बोलते हैं डेप्थ बफर मेथड या जेड बफर मेथड। और इसमें अगर एल्गोरिथम की बात करें तो देखिए एल्गोरिथम में कह रहा है इनिशियली ईच पिक्सल ऑफ द जेड बफर इज सेट टू द मैक्सिमम डेप्थ वैल्यू। मैक्सिमम डेप्थ वैल्यू सेट करना है इनिशियली, तो हमने मान लिया इनफाइनाइट से सेट कर दिया। The image buffer is set to the background color. बैकग्राउंड कलर क्या होता है, ब्लैक होता है नॉर्मली। तो हमने जो इमेज बफर आपको दिख रहा है, 2 बफर दिख रहे होंगे, जेड बफर और इमेज बफर। जेड बफर में हमने सब में इनफाइनाइट रख दिया, और इमेज बफर में सब में ब्लैक इंटेंसिटी पुट कर दी। और थर्ड पॉइंट कह रहा है सरफेस आर रेंडर्ड वन एट ए टाइम। एक बार में एक सरफेस की हम डेप्थ वैल्यू निकालते जाएंगे और उसको जेड बफर में स्टोर करते जाएंगे, और जिस पोजीशन पे जेड बफर की वैल्यू स्टोर करेंगे, उसी पोजीशन की हम उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू भी इमेज बफर में स्टोर करते चलेंगे। तो जब हम क्या करेंगे, फॉर द फर्स्ट सरफेस द डेप्थ वैल्यू ऑफ ईच पिक्सल इज कैलकुलेटेड। वही चीज जैसे जैसे हमने डेप्थ बफर निकाला, उस करस्पॉन्डिंग पिक्सल के लिए हम इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करते चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इफ डेप्थ वैल्यू इज स्मॉलर देन द करस्पॉन्डिंग डेप्थ वैल्यू। अगर जो हमने जेड बफर में जो हम बफर यूज कर रहे हैं जेड बफर, उस बफर में जो हमने वैल्यू बाय डिफॉल्ट इनफाइनाइट स्टोर कर रखी है, और जो अब हम सरफेस की डेप्थ ले रहे हैं, अगर उस सरफेस की डेप्थ वैल्यू अगर उस इनफाइनाइट से छोटी है, तो हम अब उस इनफाइनाइट वाली वैल्यू की जगह क्या करेंगे, उस सरफेस की डेप्थ वैल्यू को पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्या करा, रिपीट स्टेप 4 एंड 5। स्टेप 4 और 5 को हम कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहेंगे। जैसे क्या, हम जेड की वैल्यू, जेड बफर की वैल्यू सेट कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे। आफ्टर ऑल द सरफेस हैव प्रोसेस्ड, और जब सारे सरफेसेस के रिगार्डिंग हम स्टेप 4 और 5 को एग्जीक्यूट कर लेंगे, 4 और 5 को एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है, हर उस सरफेस के हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जेड बफर में वैल्यू स्टोर करना, और उस सरफेस के हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी बफर की वैल्यू को स्टोर करना। जब हम उस सरफेस डिफरेंट सरफेस के हर एक पॉइंट की जेड बफर और इंटेंसिटी बफर की वैल्यू को जब नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद देखिए हम फाइनली उस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम
नेक्स्ट पिक्सल की डेप्थ वैल्यू क्या होगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे पास सरफेस का जो इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अगर उस एक्सप्रेशन में देखिए किसी सरफेस को अगर मैं एक्स वाई प्लेन के पैरेलल रखता हूं और जेड एक्सिस पे उसको आगे की ओर मूव कराता चला जाता हूं, तो उस सरफेस की एक्स वाई वैल्यू हमेशा सेम होगी, चाहे हम जेड की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट करते थे। सपोज करिए हमने एक सरफेस लिया, हमने मोबाइल लिया, ठीक है, इस मोबाइल को हमने जेड इक्वल टू 4 पे रखा हुआ है। इसी मोबाइल को शिफ्ट करके अगर मैं जेड इक्वल टू 6 पे रख दूं, तो इस मोबाइल के एक्स वाई कोऑर्डिनेट तब भी वही होंगे जब ये 4 पे था, और अब भी वही होंगे जब ये जेड इक्वल टू 6 पे। तो इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम उसकी डेप्थ को चेंज कर रहे हैं, हम उसकी जेड को चेंज कर रहे हैं। तो इस सरफेस का जो एक्सप्रेशन होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, इस एक्सप्रेशन में एक्स वाई तो एज इट इट है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें, अगर मैं पिक्सल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो अगर स्कैन लाइन मेथड को अगर आप देखें, तो स्कैन लाइन में क्या होता है, पहले हम पहली लाइन स्कैन करते हैं। तो पहली लाइन जब स्कैन करते हैं तो उस पहली लाइन के लिए y जो है हर पिक्सल के लिए कांस्टेंट होता है, सिर्फ x की वैल्यू बढ़ती है। पहले पिक्सल की x की वैल्यू अगर x इक्वल टू 2 है, तो अगले इटरेशन में x की वैल्यू x इक्वल टू 3 होगी, अगले इटरेशन में x इक्वल टू 4 होगा, अगले इटरेशन में x इक्वल टू 5 होगा। लेकिन हर केस में y यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू एज्यूम के लिए 6 है, तो इन सारे पिक्सल्स के लिए y इक्वल टू 6 ही होगा, लेकिन x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। x वुड बी 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो y की एक वैल्यू के लिए हम y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अगर चेंज कर रहे हैं फॉर सिंगल स्कैन लाइन, तो हमारे पास क्या हो रहा है, हम z की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। नॉर्मली z की प्रीवियस वैल्यू में हम सिर्फ a प्लस ए अपॉन सी से सब ए बाई सी को सब्ट्रैक्ट कर देगा जेड की वैल्यू में। जो जेड की प्रीवियस वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, उस जेड की प्रीवियस वैल्यू में अगर ए बाई सी को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास नेक्स्ट पिक्सल की जेड बफर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पिक्सल में, या यू कहें जेड बफर की नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में जेड की क्या वैल्यू होगी, वो हम जेड की प्रीवियस वैल्यू से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक दिस। जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, यानी कि दो स्कैन लाइन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इस फिगर में देखिए दो स्कैन लाइन दिख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके नीचे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को y से रिप्रेजेंट किया, नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को y-1 से रिप्रेजेंट किया है। और ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन y, उसमें देखिए दो डॉट्स दिख रहे हैं। पहले वाले डॉट्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो पहले वाले डॉट का जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो x है, दूसरे वाले डॉट का जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो x+1 है। तो इस तरह देखिए नेक्स्ट वाले पॉइंट का अगर हमें जेड बफर वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो प्रीवियस वाले एक्स वाई को यूज करके हमने जेड तो ऑलरेडी निकाल ही लिया है। तो नेक्स्ट वाले के लिए जब हम जेड डैश निकालने की कोशिश करेंगे, तो प्रीवियस वाली वैल्यू जेड को लेकर के इसमें ए बाई सी से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें जेड डैश मिल जाएगा, नेक्स्ट जेड बफर की वैल्यू में इवैल्यूएट हो जाएगी। सेम प्रोसेस हम इसके लिए भी कर सकते हैं, जब हम एक्स को कांस्टेंट रख के और वाई को बढ़ाते चले जाए, मींस हर इटरेशन में x इक्वल टू 4 हो, और और हर x इक्वल टू 4 के लिए y की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। सपोज करिए एक बार y इक्वल टू 1 हो, तो एक बार y इक्वल टू 2 हो, एक बार y इक्वल टू 3 हो, लेकिन इन सभी केसेस में x इक्वल टू क्या हो, हमारा 4 हो। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट y को यूज करके x को कांस्टेंट रखते हुए हम z डैश निकाल सकते हैं। उस केस में z डैश इक्वल टू होगा z प्लस b बाई सी। तो इस तरह से z बफर या डेप्थ बफर को यूज करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम कई सारे सर्फेसेस को यूज कर रहे हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, और वो सर्फेसेस ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस नहीं है, वो सर्फेसेस ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस नहीं है अगर, तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उन डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसेस का कौन सा पोर्शन जो है हमारा हिडन होगा। ठीक है, थैंक यू।